हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब आराम से पढ़ाई कर रहे हो अपने अपने घर में। इस टॉपिक से पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिए हैं, एलिमिनेशन मेथड कर लिए हैं, और जस्ट इस वीडियो के पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग किए हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक मेथड है कैसे सॉल्व करना है दो इक्वेशन को, उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले ही बताए थे हम, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। उस टॉपिक को कवर करने के बाद फिर हम हमारे एक थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जाएंगे कि दो पेयर ऑफ इक्वेशंस का कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। जो पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, बस एक ग्राफ बना के छोड़े थे हम। अगर दो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था तो यूनिक सॉल्यूशन हो रहा था, पैरेलल हो रहा था तो कोई सॉल्यूशन नहीं था, और अगर दोनों लाइन सेम ही हो जा रहा था, कोइंसिडेंट लाइन हो रहा था, उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस था। तो उस टॉपिक पर भी आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग देख लेते हैं इससे कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस मेथड से, फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग जनरल दो इक्वेशन ले लेते हैं। कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस, इन टू वेरिएबल्स से x एंड y। तो एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये सारे तुम्हारे कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं। तो इन दोनों लाइन को देख के एक चीज तो क्लियर हो गया है, बोथ द इक्वेशंस मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताए थे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। मतलब अगर कांस्टेंट राइट हैंड साइड में दिया है, जो कभी कभी देता है, तो उसको लेफ्ट में ले आना है, ठीक है। अब हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और एक जनरल फार्मूला बनाएंगे। तो या तो इस a1 को a1 a2 कर लो और इस a2 को भी a1 a2 कर लो, या फिर इसको b1 b2 कर लो और इसको भी b1 b2 कर लो। जो करना है कोई टेंशन नहीं है, एक ही बात है, करना तो दोनों ही है हम लोग को। आओ देखते हैं। पहले हम x का कोफिशिएंट्स बराबर करते हैं। तो x का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए अभी मेरा देखो फोकस है x के कोफिशिएंट को बराबर करने पर। ध्यान देना, x के कोफिशिएंट को बराबर करने पर फोकस है। तो यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, तो इस पूरे को a2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरे को a1 से कर देते हैं। सो नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by a2 वी गेट, इसको a2 से मल्टीप्लाई करना है। तो a1 a2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा a2 b1y, ये हो जाएगा तुम्हारा a2 c1 इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन 3। तो यहाँ पर देखो a1 a2 आ गया। अब यहाँ भी a1 a2 लाने के लिए a1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को a1 से करेंगे, बाई a1 वी गेट बाई a1, इसको a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a1 a2 प्लस यहाँ आ जाएगा a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन 4। अब यहाँ पर भी देखो, सॉरी यहाँ पर x छूट गया था मेरा, यहाँ भी देखो x का कोफिशिएंट a1 a2 है, दोनों कोफिशिएंट सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो नाउ
इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 वी गेट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। 3 में 4 घटाओगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप अब तुम समझ रहे होगे। अगर 3 में 4 घटाते हो या फिर 4 में 3 घटा दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कंफर्टेबल रहो। तो हम 3 में 4 घटाए हैं तो ये प्लस रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, या फिर 4 में 3 घटा लेते हैं, जो तुमको अच्छा लगे। चलो 4 में ही 3 घटाते हैं। बहुत लोग सोच रहा होगा 4 में 3 क्यों नहीं घटा रहे हैं सर। तो नाउ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 में 4 घटाना है, पहले हम वो करने वाले थे, अब ये कर दिए क्योंकि हमको पता है दोनों से आंसर सेम आएगा। तो 4 में 3 घटाओगे तो ये फिर कटेगा, ये प्लस में रह जाएगा a1b2y, अब माइनस आ जाएगा ये a2b1y। इधर ये हो जाएगा, देखो ये माइनस ये, अब इक्वल टू उधर जीरो ही रहेगा, इधर ही घट रहा है, तो प्लस ये प्लस में हो जाएगा a1c2 और ये माइनस में हो जाएगा a2c1 इक्वल टू। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रहा होगा। हम क्या किए, 4 में 3 घटा दिए तो इसमें ये घट गया, इसमें ये घट गया और इसमें ये घट गया। अब यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे हम, y कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो माइनस a1c2 माइनस a2c1। अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर तुम डाल दो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लो। तो a2c1 माइनस a1c2, तो देखो y का फॉर्मूला आ गया, इससे डिवाइड कर दो तो ये हो गया a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 विच इज इक्वल टू, बहुत लोग का इससे थोड़ा अलग आता है पर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी माइनस, मतलब ये दोनों पलट जाएगा और ये दोनों पलट जाएगा। तो ये टर्म पहले अगर आ जाता है a1c2 माइनस फिर a2c1 आएगा, जिनका ये आ रहा है न्यूमरेटर में तो उनका डिनोमिनेटर में भी देखोगे मेरे वाले से पलट के आएगा, तो a2b1 आ जाएगा यहाँ पे माइनस a1b2 आ जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बोथ द वैल्यूज आर सेम। हम बस कुछ नहीं किए हैं, ऊपर और नीचे माइनस मल्टीप्लाई किए तो मेरा ये वाला टर्म आ गया, तो हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब ये मत कहना कि ये वाला y किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके x निकालेंगे, इट विल बी रियली डिफिकल्ट टास्क। जैसे हम y निकाले हैं, x को एलिमिनेट किए हैं तो y आ गया, अब y को एलिमिनेट करेंगे तो x आएगा। तो इतना तुम नोट डाउन कर लो, हम x निकालने के लिए इतना बोर्ड क्लियर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास होना चाहिए ना लिखा हुआ, इसको हम लोग कहीं पर लिख लेते हैं, इधर सपोज इधर लिख लेते हैं हम लोग। मेरा y आ रहा है a2c1 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस a2b1, या फिर पलट के आएगा a1c2 माइनस a2c1 बाई a2b1 माइनस a1b2। ये मेरा y का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालते हैं। x निकालना है तो हम किसको एलिमिनेट करेंगे, y को करेंगे। तो इस बार इसको एलिमिनेट नहीं करने वाले हम, इसको तो निकालना है, y को एलिमिनेट करने वाले हैं, y को। तो यहाँ b1 है, यहाँ b2 है, तो यहाँ b2 मल्टीप्लाई करके b1 b2 कर लेते हैं और यहाँ b1 मल्टीप्लाई करके b1 b2 कर लेते हैं, दोनों जगह b1 b2 आ जाएगा। So multiplying इक्वेशन 1 बाई, इसको b2 से कर लो, बाई b2 वी गेट, b2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a1b2x प्लस b1b2y प्लस b2 किए थे ना तो b2c1 इक्वल टू 0। सो नाउ दिस इज इक्वेशन 3 और यहाँ b1 से करना पड़ेगा। So multiplying equation 2 by b1 we get, इसको b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a2b1x प्लस b1b2y प्लस b1c2 इक्वल टू 0। से दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, उस समय 4 में 3 घटाए थे, अब 3 में 4 घटा देंगे। चलो दोनों चीज चेक कर लिए हम लोग। नाउ इक्वेशन 3
माइनस इक्वेशन 4, जो तुमको सही लगे सही है। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये देखो यहाँ भी कोफिशिएंट b1 b2, यहाँ भी कोफिशिएंट b1 b2। जब 3 में 4 घटाएंगे तो b1 b2 y कैंसिल आउट हो गया, और ये आ जाएगा प्लस में a1 b2 x, ये आ जाएगा माइनस में a2 b1 x, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा प्लस में b2 c1, ये आ जाएगा माइनस में b1 c2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये उधर चला जाएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा b1 c2, और ये माइनस हो जाएगा b2 c1। तो देखो x भी आ गया मेरा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बहुत लोग का इससे थोड़ा अलग आ सकता है, ऊपर माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा b2 c1 माइनस b1 c2, तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा a2 b1 माइनस a1 b2। दोनों ही वैल्यू सेम है, कोई भी वैल्यू गलत नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ चुका है सॉल्यूशन का। ये हो गया मेरा x का वैल्यू, ये हो गया मेरा y का वैल्यू। लेकिन ये फॉर्मूला तो रट के रहना संभव नहीं ना है, इतना कौन याद रखेगा? a2 c1 माइनस a1, तो पता चला a1 और c2 b1 b2 में से कोई भी एक के जगह लिखा गया ना तो सारा आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन हम लोग के पास एक तरीका है इस दोनों चीज को अच्छे से प्रेजेंट करने का। अब वो तरीका देखो क्या है। तो ये भी x आ गया, उधर y आ गया, तो हम इधर x लिख लेते हैं, फिर बोर्ड क्लीन करेंगे। x आ रहा है b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, या फिर पलट दो b2 c1 माइनस b1 c2 बाई a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है। मेरे पास x का फॉर्मूला भी आ गया। एक चीज गौर करो, डिनोमिनेटर सेम है, x में भी डिनोमिनेटर सेम है, y में भी a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। अब देखते हैं ये फॉर्मूला को याद कैसे किया जाए। ऐसे बोल देंगे तुमको रट लो तो पॉसिबल नहीं है याद करना, बट याद करने का कोई तरीका होना चाहिए, है हम लोग के पास। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है देखो, देयरफॉर हम इस b1 c2 माइनस b2 c1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो वो x के नीचे आ जाएगा। सो वी कैन राइट आवर सॉल्यूशन एज बिलो। यहां से न्यूमरेटर को x के नीचे ले आओ तो x बाई b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो जाएगा 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये तुम्हारा इससे आ गया, ये वाले पार्ट से। एंड इसमें भी वही करो, a2 c1 वाले को नीचे ले आओ, y बाई a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। दोनों ही चीज में देखो राइट हैंड साइड सेम है, दोनों में राइट हैंड साइड सेम है। सो आवर कंक्लूजन, यू कैन से इट कंक्लूजन और फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये बराबर हो जाएगा और वो दोनों इसके बराबर होगा। सो यहाँ से ये लिख लेते हैं, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस a2 c1 माइनस a1 c2 एंड बोथ मस्ट बी इक्वल टू दिस 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर तुम सोच रहे होगे सर अभी बोले थे इतना कौन याद रख सकता है, बस खाली उसको इधर ले आने से काम हल्का थोड़ी हो गया। बिल्कुल हल्का नहीं हुआ, कहीं गलती से यहाँ b2 c2 लिख दिए तो बस समझ लो x y सब गलत आ जाएगा। तो इसको देखो
हाउ टू रिमेम्बर, ये डायग्राम तुमको एनसीईआरटी में भी दिखाओ। तुम दोनों लाइन को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हो तो तुम बीच वाले कोफिशिएंट से शुरू करना। किससे? बीच वाले से। पहले y का कोफिशिएंट लिखना b1, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखना c1, उसके बाद x का कोफिशिएंट लिखना a1 और फिर वापस b1 पर आ जाना। मतलब पहले ये, फिर उसके दाहिने वाला, फिर ये वापस b पे आ जाना है। मतलब पहले बीच वाले से शुरू करना है, फिर राइट साइड वाला, फिर लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, पहले राइट साइड वाला देखो, ये क्या है, ये b के राइट साइड में है और ये क्या है, ये b के लेफ्ट साइड में है। अब फिर वापस b पे आया। समझ गए? पहले बीच वाला, उसके बाद राइट साइड वाला, उसके बाद b के लेफ्ट साइड वाला और फिर b पर वापस। उसी तरह इस इक्वेशन के लिए क्या लिखोगे? पहले बीच वाला b2 के राइट साइड में कौन है? c2, b2 के लेफ्ट साइड में कौन है? a2 और वापस b2 पर हम लोग आ जाएंगे। फाइन। सो नाउ सी दिस, यहां से हम लोग को x के नीचे वाला मिल जाएगा, यहां से हम लोग को y के नीचे वाला मिल जाएगा और फिर यहां से हम लोग को 1 के नीचे वाला मिल जाएगा। हमेशा कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ऊपर वाले को नीचे से करोगे, क्रॉस करोगे, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऊपर वाले को नीचे से करोगे और माइनस नीचे वाले को ऊपर से। समझ गए? ऊपर वाले को नीचे से करोगे तो क्या हो जाएगा? b1c2। देखो दिख रहा है, ये वाला जो एरो है b1c2 दिख रहा है। ओके, वेरी गुड। माइनस नीचे वाले को ऊपर वाले से b2c1 दिख रहा है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, b2c1। उसी तरह y के नीचे तुम्हारा नेक्स्ट दो टर्म से आ जाएगा। क्या होगा? ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले से तो c1a2। देखो ये a2 c1 है, एक ही बात है, टेंशन मत लो। c1 इंटू a2 बोलो या a2 इंटू c1 बोलो, एक ही बात है। और फिर माइनस ये वाला c2a1। ठीक है, c2a1 बोलो, c2a1 बोलो या a1c2 बोलो, एक ही बात है। फिर 1 के नीचे देखो यहाँ से आ जाएगा a1b2। देखो परफेक्ट है, a1b2 माइनस a2b1 आ रहा है ना। सो दिस इज द वे हाउ टू रिमेम्बर। बात समझ गए? फिर से एक बार रिवीजन करवा रहे हैं हम। बीच वाला, दाहिने वाला, बायां वाला, आई मीन मिडिल वन, बी के राइट में, बी के लेफ्ट में, फिर बी के राइट में, बी के लेफ्ट में, फिर बी। उसके बाद हमेशा पहले ऊपर वाले, ऊपर और नीचे को करोगे, माइनस नीचे और ऊपर। ठीक है, ऊपर और नीचे b1c2 माइनस b2c1, ऊपर और नीचे c1a2 माइनस c2a1, ऊपर और नीचे a1b2। अब कोई बच्चा गलती कर देता है, अपने मन से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे सीधे c1 और b2 को, यहाँ से यहाँ सीधे उछल के नहीं जा सकते हो। ऐसे जो स्क्वायर बन रहा है ना, ये चारों से स्क्वायर बन रहा है, उसी स्क्वायर में कैलकुलेशन करना। 3 स्क्वायर है, देखो एक स्क्वायर यहाँ पर है, एक स्क्वायर यहाँ पर है और एक स्क्वायर, तीनों स्क्वायर में ही मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि तुम सीधे यहाँ से यहाँ करने लग जाओ, तब फिर आ जाएगा b1 इंटू b2 माइनस b2 इंटू b1। ये b1 इंटू b2 माइनस b2 इंटू b1 तो जीरो हो जाएगा, ऐसे भी कहीं नहीं है। तो ये है मेरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो ये वाला चीज हम लोग थोड़ा यूज करके अभी 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। हम तुमको ये रटने नहीं बोल रहे हैं, पहला बात इसको यूज करो और आराम से खुश रहो। अगर इसको यूज नहीं करना है तो धीरे धीरे तुम्हारा देखो प्रैक्टिस हो जाएगा। हम यहीं से करवा देते हैं प्रैक्टिस। यहाँ से देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हमको टाइम नहीं लगता है लिखने में। हम क्या करते हैं, हम सीधे लिखते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब यही लिखाएगा, लेकिन कैसे? अब इसको मत देखो, इसको मत देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक्स वाई, क्या है एक्स वाई, तो एक्स का कोफिशिएंट हम देखते ही नहीं है। फाइन। अब देखो जो यहाँ किए हो वही कर दो, कोफिशिएंट्स में करना है, वाई और कांस्टेंट मत ले लेना। कोफिशिएंट क्या है? b1 इंटू c2, देखो b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 माइनस b2 इंटू c1। तो हम सीधा ही लिख देते हैं, इसको हम सोचते हैं ही नहीं। तो b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाई, तो y वाला हटा देते हैं। अब बच्चा लोग सोचता है a1 c2, सही सोच रहा है बच्चा, a1 c2
माइनस A2C1। यहाँ गलती हो जाता है, y के नीचे हम लोग को थोड़ा उल्टा करना रहता है। ऊपर वाला और नीचे वाले को करने के बजाय पहले करना होता है नीचे वाला को ऊपर वाले से, मतलब A2C1। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, A2C1 माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले को, तो A1C2 आ जाएगा। देखो आ रहा है ना, इक्वल टू 1/1 का मतलब 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटा दो। इसमें सीधा ही करना है, पहले ऊपर नीचे को। A1B2 माइनस A2B1। तो जब एक दो सवाल इस हेल्प से कर लो तो ये थोड़ा आदत डाल लो, क्योंकि बार बार इतना टाइम नहीं रहेगा आपको ये टेबल बनाने का। ठीक है, हम फिर से बोलेंगे x के नीचे नॉर्मल जैसे करते हो, ऊपर वाला इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला इंटू ऊपर वाला। y के नीचे इसको मत देखना, ये सही है। अगर ये फिगर बना के कर रहे हो तो सीधा सीधा चलना है, ऊपर इंटू नीचे माइनस नीचे इंटू ऊपर, फिर ऊपर इंटू नीचे माइनस नीचे इंटू ऊपर, फिर ऊपर इंटू नीचे माइनस नीचे इंटू ऊपर। पर डायरेक्ट यहाँ से लिखना है तो x के नीचे ऊपर इंटू नीचे माइनस नीचे इंटू ऊपर। y में ये हट जाएगा ना, तो ऊपर इंटू नीचे पहले मत करना, पहले नीचे इंटू ऊपर करना। तो नीचे इंटू ऊपर A2C1 माइनस A1C2, अब 1 के नीचे फिर नॉर्मल A1B2 माइनस A2B1। डायरेक्ट लिखने का समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिखो, इसके हेल्प से लिखना है, इसके हेल्प से लिखो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखो क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे और फिर इक्वेशन में रख के चेक भी करेंगे। तुम एलिमिनेशन से भी बना के देख लेना और सब्स्टिट्यूशन से भी बना के देख लेना, सेम ही आंसर आएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। तुम वीडियो को पॉज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से ही थोड़ा ट्राई करो इसको। रेड वाला मार्कर गिर गया, कोई बात नहीं, ब्लैक मार्कर से ही काम चला लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें देखो, फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इक्वेशन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जो कि अभी नहीं है। इक्वेशंस should be in ax plus by plus c equal to 0 form। that is पहला इक्वेशन हो जाएगा 2x plus 3y minus 46 equal to 0, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन 3x plus 5y minus 74 equal to 0। ठीक है, सारे कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं। A1 2, B1 3, C1 46 नहीं माइनस 46, A2 3, B2 5, C2 माइनस 74। So we write the arrow diagram, उसको तुम एरो डायग्राम बोल सकते हो, ऐसा कोई खास नाम नहीं। वी राइट द एरो डायग्राम एज बिलो। पहले क्या शुरुआत होता था याद है, पहले बीच वाले से करते थे ना, तो B1 होता था, उसके बगल में C1 होता था, फिर B1 के लेफ्ट में A1 होता था, फिर B1 होता था, फिर यहाँ B2, यहाँ C2, यहाँ A2
और यहाँ B2 होता था, यही ना होता था। और मेरा इसमें कैलकुलेशन करने से x आ जाता था, इसमें कैलकुलेशन करने से y आ जाता था, इसमें कैलकुलेशन से 1 के नीचे आ जाता था। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखने में सक्सेसफुल रहते थे। कैसे लिखते थे? x के नीचे में हम आराम से लिखते थे B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y के नीचे में भी आराम से लिखते थे C1A2 माइनस C2A1, और कांस्टेंट के नीचे भी आराम से लिखते हैं A1B2 माइनस A2B1। और फार्मूला बना के A1B1C1 पुट करने में वो मजा नहीं है जो यहीं पर A1B1C1 पुट करके सॉल्व करने में है। दैट इज, अब हम लोग इसी चीज को करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में मेरा बीच वाला कोफिशिएंट है 3, उसके दाहिने वाला है -46, 3 के बायां वाला है 2 और वापस 3 पर। फाइन। नीचे बीच वाला कोफिशिएंट है 5, 5 के दाहिने वाला है -74, 5 के बायां वाला है 3 और फिर वापस हम लोग आ जाएंगे 5 पर। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो x के नीचे मिलेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे वो y के नीचे मिलेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे वो 1 के नीचे मिलेगा। तो आओ करते हैं, वेट क्या करना। x के नीचे 3 इंटू -74 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 इंटू 4 12 और 1 या 21 ना, तो 22 हो जाएगा। -222 माइनस क्यों? माइनस ही तो करते हैं बीच में। इसको मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ये खुद ही निगेटिव में आएगा। देखो माइनस कितना हो जाएगा, ये 230 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 230। x के नीचे लिखा गया इजिली। फिर y के नीचे कहाँ से मिलेगा? y के नीचे इसको पहले मल्टीप्लाई करो तो -46 इंटू 3, ये तो माइनस में आने वाला है। माइनस कितना आएगा? 3 इंटू 6 18, सो दिस इज 138। ठीक है, माइनस क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो ना, बीच में माइनस ही रहता है। माइनस ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी निगेटिव आ रहा है। देखो -74 इंटू 2 -148 इक्वल टू 1 बाई में याद है ना क्या करते हैं? 2 इंटू 5 10, चलो ये निगेटिव नहीं हुआ। -3 इंटू 3 9। ठीक है, आ गया हमारे पास जो आना चाहिए था। इम्प्लाइज x बाई, ये हो जाएगा प्लस में ना, तो ये हो जाएगा 230 -222 इक्वल टू y बाई, ये भी प्लस में हो जाएगा ना, तो 148 -138, ये हो जाएगा 1 बाई 10 -9, 1 ही ना होगा। ये हो गया x बाई 8 इक्वल टू y बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 1। देखो कितना आराम से x भी 8 आ रहा है, पहले और आखिरी से देखो, पहले और आखिरी में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x आ गया और y भी आ गया। मतलब कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो गया यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 और 10 रख के वेरीफाई कर लो। यहाँ 8 रखोगे 16, 10 रखोगे 30, 30 और 16 46, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी रखो 8 रखोगे 24, 10 रखोगे 50, 50 और 24 74। परफेक्ट सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया? आओ एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, उसमें जो पेयर ऑफ इक्वेशन बन के आएगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही। इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, हालांकि उससे भी तुम सॉल्व करके देख लेना। इसी क्वेश्चन को आंसर 8 और 10 ही आएगा। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ ए, सबसे पहले याद हो जाना चाहिए रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and
breadth is increased by 3 units. Breadth is increased by 3 units. By 3 units. However, if we increase the length, by 3 units, and the breadth by 2 units, then the area increases by 67 square units. 67 square units. Find the original area of the rectangle. Find the original area of the rectangle. मतलब साफ है, ओरिजिनल लेंथ और ब्रेड्थ निकालना होगा। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ और ब्रेड्थ निकालना होगा हम लोग को। और एरिया का फॉर्मूला तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है। अब लेंथ बढ़ेगा घटेगा उसके हिसाब से एरिया भी चेंज करेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट द ओरिजिनल लेंथ बी x units, and breadth be y units। ठीक है, ब्रेड्थ भी, तो ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। ओरिजिनल एरिया होना चाहिए xy स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या फॉर्मूला लगा समझ गए हो। फॉर्मूला है सिंस एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, So according to क्वेश्चन, अगर हम लेंथ को 5 यूनिट बढ़ा दें तो लेंथ हो जाएगा x प्लस 5, और ब्रेड्थ को इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5, लेंथ अगर हम 5 यूनिट घटा दें, पहले x था x माइनस 5 कर दें, और ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दें, मतलब पहले ब्रेड्थ y था, अब हम ब्रेड्थ कर दिए y प्लस 3, तो एरिया यही ना होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा रिड्यूस्ड लेंथ, दिस इज reduced length, and this is increased breadth, और overall this is a new dimension, एक नया रेक्टेंगल बन चुका है जिसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, जो ओरिजिनल एरिया था xy उसमें -9 हो गया होगा। क्यों, पढ़ लो क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, मतलब जो पहले एरिया था उससे 9 कम हो जाएगा, तो xy -9 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से xy आएगा प्लस 3x आएगा, -5y आएगा, -15 आएगा, इक्वल टू xy -9 आएगा। xy कैंसिल हो जाएगा, और 3x - 5y, 9 को इधर लाओ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने वाले हैं हम, तो हमको सब कुछ चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जब इधर 9 लोगे तो +9 होगा, तो -15 और +9 -6 हो जाएगा। सो दिस इज आवर वन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस स्पेस में करेंगे। सिमिलरली दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, हाउएवर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर लेंथ को हम x से बढ़ा के x प्लस 3 कर दें, एंड द ब्रेड्थ बाई 2, इस बार ब्रेड्थ को भी बढ़ाया गया है। ब्रेड्थ पहले लेंथ x था, अब x प्लस 3 हो गया, ब्रेड्थ y था, y प्लस 2 हो गया, तो नया एरिया जो आएगा वो क्या होगा, द न्यू एरिया इंक्रीजेज बाई 67, मतलब पहले एरिया xy था, अब इससे 67 बढ़ के एरिया आएगा, फिर हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6
इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल, तो इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0. सो वी हैव सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. कोफिशिएंट्स दिख रहा है a1 b1 c1, a2 b2 c2. तो अब हम लोग करेंगे नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना होता है, याद होगा तुमको. सबसे पहले b लिखना होता है. इसका b कितना है, -5. ठीक है, उसके बाद इसके दाहिने वाला -6, उसके बाद -5 के बायां वाला 3, और लास्ट में फिर वापस -5 पर पहुंच जाना है. फाइन. यहाँ से बीच वाला 3, उसके बाद दाहिने वाला -61, उसके बाद 3 के बायां वाला 2, और फिर वापस 3 पर पहुंच जाना है. समझ गए. तो यहाँ से तुम्हारा x आएगा, यहाँ से तुम्हारा y, और यहाँ कांस्टेंट 1 के नीचे आएगा. तो लिखते हैं x बाई ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 305 आ रहा है, माइनस ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -18 होगा. तो माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू y बाई ये और ये करोगे तो कितना होगा, -6 और 2 -12, माइनस ये और ये करोगे तो कितना होगा, -183 होगा. तो माइनस माइनस प्लस 183 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई ये और ये करोगे तो 9, माइनस ये और ये करोगे तो -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा. तो यहाँ से x के नीचे आ रहा है 323, y के नीचे 183 में 12 घटाओगे तो 171, और यहाँ 19. तो पहले और आखिरी से x आ जाएगा 323 बाई 19, और दूसरे और आखिरी से आ जाएगा y इक्वल टू 171 बाई 19. तो ये तुम्हारा कट जाएगा 17 बार में. x आ गया तुम्हारा 17, और ये कट जाएगा 9 बार में, तो y आ गया 9. ठीक है. तो ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया होगा x इंटू वाई, मतलब 17 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये 153 स्क्वायर यूनिट्स. 153 स्क्वायर यूनिट्स. अगर तुमसे ओरिजिनल लेंथ पूछता तो 17 होता आंसर, क्योंकि x को माने हो ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल ब्रेड्थ पूछता तो 9 यूनिट होता. ओरिजिनल एरिया पूछा है तो 17 इंटू 9 कर दोगे तो तुम्हारा 153 स्क्वायर यूनिट्स इस रेक्टेंगल का ओरिजिनल एरिया है. क्वेश्चन को चेक करते हैं. पहला क्वेश्चन है, लेंथ को 5 कम करना है. लेंथ 17 है, 17 में से 5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 17 में से 5 कम करोगे तो 12, और ब्रेड्थ को 3 बढ़ा देना है. ब्रेड्थ 9 था, 9 को 3 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 12. अब एरिया कितना आ रहा है, 144, और ओरिजिनल एरिया कितना है, 153. कितना कम हो गया, 9 कम हो गया. सही है. एरिया रिड्यूसेस बाय 9 यूनिट्स. दूसरा कंडीशन चेक करते हैं. लेंथ 3 बढ़ा देना है, तो 17 से 3 बढ़ के हो जाएगा 20, और ब्रेड्थ भी 2 बढ़ा देना है, तो 9 से 2 बढ़ के हो जाएगा 11. एरिया कितना हो गया, 220. 153 से ये कितना ज़्यादा हो गया, 67 ज़्यादा हो गया. सही है. एरिया इंक्रीज बाय 67. फाइन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे ही लगता है. ये मेन चीज़ है, इसको तुम याद रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं होना है. बी के राइट वाला, बी के लेफ्ट वाला, फिर बी के राइट वाला, बी के लेफ्ट वाला, और फिर बी. बस उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर. और साइन वाइन का ध्यान रखना, साइन के कारण ही बच्चे लोगों का गलती होता है. ठीक है. ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ग्राफ से तो बता ही दिए थे तीनों का क्या मतलब होता है. अब कंडीशन में निकाल लेते हैं.
या फिर नो सॉल्यूशन। इस टॉपिक के साथ तुम्हारा पूरा बोर्ड लेवल ओवर। ठीक है, एनसीईआरटी रेफरेंस बुक जो बनाना है बनाओ। लेट द इक्वेशंस बी, लेट द इक्वेशंस बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करना, इस फार्मूला लगाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तभी फार्मूला सही काम करेगा, क्योंकि डेरिवेशन हम लोग देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से कर रहे हैं। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन we can write, by cross multiplication we can write, याद है ना क्या लिख सकते हैं, x बाई, तुम अपना रफ में बना लो ना ऐसे, b1 उसके दाहिने वाला उसके बाएं वाला फिर b1, b2 उसके दाएं वाला b के बाएं वाला फिर b2। तो x बाई में क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाई के नीचे में क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1। 1 बाई के नीचे में क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस, देखे फार्मूला याद करना नहीं पड़ा, कितना इजीली याद हो जाता है। इम्प्लाइज x आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट से x क्या आएगा, इसको धर ले जाओ ना ऊपर, तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 एंड y क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये है मेरा सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो नोट 1, अगर नीचे का डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0, मान लो ये 0 नहीं हुआ तो ये भी अनडिफाइन नहीं होगा, ये भी अनडिफाइन नहीं होगा, मतलब x का कुछ एक प्रॉपर वैल्यू आएगा, एक यूनिक वैल्यू। ऊपर कुछ भी हो, ऊपर 0 हो या नहीं हो, ऊपर पॉजिटिव हो या नहीं हो, ऊपर निगेटिव हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। अगर नीचे 0 हो गया ना तो ये बर्बाद हो जाएगा, और इसमें भी नीचे 0 हो गया तो ये भी बर्बाद हो जाएगा, और अगर ये नीचे 0 नहीं हुआ तो ये आबाद हो जाएगा। आबाद का मतलब ये एक प्रॉपर फिक्स वैल्यू कुछ लेगा, एक यूनिक वैल्यू होगा x का, और यहाँ भी अगर ये नीचे 0 नहीं होगा तो ये भी एक यूनिक वैल्यू होगा, मतलब x और y का एक यूनिक वैल्यू आएगा। यूनिक वैल्यू मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कब, जब नीचे वाला 0 नहीं होगा। देन वी विल गेट a unique values of both x and y, that is we will have a unique solution, we will have a unique solution if and only if and only if a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 हो गया तो बता दिए ना, बर्बाद हो जाएगा, मतलब a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, मतलब क्रॉस कर दो, a2 को इधर ले आओ, b2 को इधर ले जाओ, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये कंडीशन याद रखो। कोफिशिएंट्स तो जानते ही हो ना निकालना, मतलब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो अगर बराबर आ गया ना तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर बराबर नहीं ना आया तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं इसको, इस नोट को। छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल एक लाइन में बन जाता है सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इतना ही स्पेस में सॉल्यूशन हो जाएगा। if 4x plus py plus 8 equal to 0 and x plus y plus 1 equal to 0,
हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं जाके किसी एक पॉइंट पर मिले। डायरेक्ट ऐसे नहीं बल्कि एग्जाम में यही बोल सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द टू स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइन होगा ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, स्ट्रेट लाइन दिस एंड स्ट्रेट लाइन दिस इंटरसेक्ट एट ए यूनिक पॉइंट। तो यहां देखो सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ना C1 और C2 से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ A1 by A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 by B2, मतलब A1 हो गया 4 by A2 हो गया 1, शुड नॉट बी इक्वल टू B1 हो गया P by B2 हो गया 1। तो यहाँ से देखो तुमको दिख रहा है P शुड नॉट बी इक्वल टू 4, मतलब P can take any value except 4, therefore P can take any value except 4, 4 के अलावा P को जो वैल्यू लेना है ले ले। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगा और यहाँ जो बनेगा उसका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला नोट। अब देखो मेरा नोट 2, इफ डिनोमिनेटर ये अगर 0 हो गया देन यूनिक सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट, either infinite number of solutions or no solution is the case, या is the possibility। ठीक है, now A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि A1 B2 इक्वल टू A2 B1 होना चाहिए। तो क्रॉस करने से A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जब पहले दोनों कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन अगर पहले दोनों का रेशियो बराबर हो जाए तो A1 बाई A2 और B1, तो या तो नो सॉल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। देखते हैं कैसे पता करेंगे कौन सा आएगा। ये मान लो कोई लैम्डा वैल्यू है तो फिर A1 हो जाना चाहिए लैम्डा टाइम्स A2 एंड B1 हो जाना चाहिए लैम्डा टाइम्स B2 से इक्वेशन 1। देन आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी, पहला इक्वेशन तो जस्ट जो है उसमें A1 की जगह लिख दो लैम्डा A2, लैम्डा A2 x प्लस B1 की जगह लिख दो लैम्डा B2, लैम्डा B2y प्लस C1 इक्वल टू 0, दैट इज इस दोनों से लैम्डा कॉमन निकाल लो, लैम्डा इंटू A2x प्लस B2y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये मेरा एक इक्वेशन हो जाएगा। एंड जो दूसरा इक्वेशन है वो तो सिंपल दिख रहा है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो C1 है इसको भी C2 का लैम्डा टाइम्स होना पड़ेगा, तभी दोनों स्ट्रेट लाइन जाके इंटरसेक्ट करने का चांस रखता है। और जब C1 C2 का लैम्डा टाइम्स होगा तो C1 की जगह तुम लिख पाओगे C2 इंटू लैम्डा, और जब यहाँ भी C2 इंटू लैम्डा लिख दोगे तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, और लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो अंदर तुमको फिर से यही इक्वेशन दिखने लगेगा। ठीक है, देखो नाउ इफ C1 इक्वल टू
लैम्डा टाइम्स C2, ये जो C1 है, तो 2 बिकम्स लैम्डा कॉमन ले लो तो A2x प्लस B2y, अब C1 की जगह रखो लैम्डा, C2 यहाँ रखो लैम्डा कॉमन लो तो C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। से इक्वेशन 4, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि इक्वेशन 1 जो है वो ये आ गया और इक्वेशन 2 जो है वो ये था? अभी 3 और 4 को देखो ध्यान से, दोनों तो सेम ही इक्वेशन है ना। A2x प्लस बी, यहाँ लैम्डा है 0 है, हटा दो लैम्डा, हट जाएगा, लैम्डा से डिवाइड कर दो, लैम्डा से डिवाइड कर दो, लैम्डा से डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन सेम हो जाएगा, ये इक्वेशन है ये इक्वेशन सेम हो जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा तो इसका लाइन और इसका लाइन दोनों का स्ट्रेट लाइन सेम हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड कर जाएगा मतलब कि दोनों में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होगा। जब दोनों लाइन ही कोइंसाइड कर गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होगा, मतलब दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कब? जब ये C1 भी C2 का लैम्डा टाइम्स हो, मतलब इम्प्लाइड C1 बाई C2 भी लैम्डा हो जाए, C1 बाई C2 भी लैम्डा हो जाए, देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस will exist. काहे? Because the two straight lines will be same. अब देखो A1 by A2 भी लैम्डा था, B1 by B2 भी लैम्डा था और C1 by C2 को भी लैम्डा हो जाना चाहिए। इसीलिए मेरा कंडीशन हुआ A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 तो था ही, उसको C1 by C2 के भी बराबर हो जाना चाहिए फॉर इनफाइनाइट number of solutions. Is it okay? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन सेम लाइन बन जाएगा और दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएगा और सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। यूनिक सॉल्यूशन तो ऐसा ही नहीं होने वाला था, क्योंकि A1 by A2 और B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं होल्ड कर रहा है, तो यूनिक तो ऐसे भी नहीं होना था। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए C1 by C2 को भी इसी के बराबर होना होगा। बच गया एक ही केस कि जब C1 और लैम्डा C2 बराबर ना हो, मतलब कि C1 by C2 का जो रेशियो है वो लैम्डा के बराबर ना हो, मतलब कि C1 by C2 का जो रेशियो है वो ये दोनों रेशियो के बराबर ना हो, तब आ जाएगा मेरा नो सॉल्यूशन। वो भी लिख लेंगे हम लोग। वो मेरा नोट 3 हो जाएगा। If C1 is not equal to lambda times C2, then two equations will have no common solution. Will have no common solution. Implies no solution if C1 by C2 is not equal to lambda. Also A1 by A2 और B1 by B2 बराबर था, जिसको हम लैम्डा माने थे, देन A1 by A2 और B1 by B2 बराबर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों में से कोई भी C1 C2 के बराबर, C1 by C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इज कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो समराइज करते हैं। पहला A1 by A2 और B1 by B2 का रेशियो बराबर नहीं है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस, तीनों ही कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर बराबर है, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 और साथ ही C1 by C2 भी उतना ही हो गया, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
और तीसरा a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है, लेकिन उन दोनों में से किसी के भी बराबर c1 बाई c2 नहीं है, इन दैट केस नो सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप वेरी मच क्लियर। तीनों कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन वाले पर क्वेश्चन भी किए हैं हम लोग। अब नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले पर एक एक क्वेश्चन करते हैं, फिर तुमको जहां से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन सॉल्व कर लो। किसी भी तरह का डाउट होने पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम अपना डाउट को पूछ लो, 1 या 2 दिन में कमेंट पर रिप्लाई भी आ जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड के इफ kx plus 3y minus k minus 3 equal to 0 and 12x plus ky minus k equal to 0 have infinite number of solutions. Infinite number of solutions. Solution very easy. Condition a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। तो a1 हो गया k by a2 हो गया 12, b1 हो गया 3 by b2 हो गया k। c1 देखो ये है माइनस के साथ है, माइनस छोड़ मत देना, माइनस के माइनस 3 बाई c2 हो गया माइनस के। नाउ k बाई 12 अगर 3 बाई k के बराबर है तो k स्क्वायर हो जाएगा 36 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से a इक्वल टू प्लस माइनस 6 से 1। जरूरी नहीं है कि 6 भी आंसर होगा माइनस 6 भी, अभी खाली तुम इस दोनों को बराबर किए हो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया है। पहला और दूसरा को बराबर किए हो ना, अब या तो पहला और तीसरा को भी करो और दूसरा तीसरा को, क्योंकि भाई तीनों बराबर होना चाहिए। हम इसी को कर लेते हैं, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 बाई के इक्वल टू के माइनस 3 बाई के। ठीक है, तो के काट दो क्योंकि के 0 है नहीं, के या तो 6 होगा या तो माइनस 6 होगा। सो 3 इक्वल टू के माइनस 3, सो के इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब समझे। देयरफॉर आंसर इज के इक्वल टू 6। कॉमन वैल्यू लोगे ना, माइनस 6 अगर ले लोगे तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, लेकिन फिर ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को बराबर होने के लिए 6 और माइनस 6 दोनों चलेगा, और ये दोनों को बराबर होने के लिए ना 6 ही चाहिए, तो 6 आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड के इफ 3x plus y equal to 1 and 2k minus 1x plus k minus 1y equal to 2k plus 1 has no solution। ठीक है, पहले तो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना होगा हम लोग को। तो पहला लाइन हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और दूसरा हो जाएगा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। सो नो सॉल्यूशन के लिए नो सॉल्यूशन कंडीशन है a1 बाई a2 should be equal to b1 by b2 which should not be equal to c1 by c2। मतलब a1 हो गया 3 बाई 2k माइनस 1 should be equal to यहाँ पर 1 बाई k माइनस 1, this should not be equal to यहाँ पे माइनस 1 बाई यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस कट गया तो 1 बाई, ठीक है,
मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, पर ये इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं होना चाहिए। इम्प्लाइज ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, के इधर ले जाओ 3 इधर कर दो, तो k इक्वल टू 2 आ रहा है। पर इसको आंसर क्या मत देना, हो सकता है k2 डालने पर ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। ऑल्सो दो कंडीशन का ध्यान रखना है, पहला वाला और ये बराबर नहीं होना चाहिए, 3 बाई 2k माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 बाई 2k प्लस 1, एंड दूसरा और तीसरा भी बराबर नहीं होना चाहिए, 1 बाई के माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 बाई, अगर इस दोनों में से किसी में आ गया ना k नॉट इक्वल टू 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, क्योंकि एक बोल रहा है कि k2 होना चाहिए तभी ये दोनों बराबर होगा, और एक कोई कंडीशन अगर बोल दिया कि k2 नहीं होना चाहिए तभी ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो मत समझ जाओ कि ऐसा कोई वैल्यू k का है ही नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 6k प्लस 3 नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1, एंड यहाँ से आ रहा है 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, इम्प्लाइज इससे क्या आ रहा है, इससे इसको तुम इधर ले आओ, 2k को इधर लाओगे तो 4k नॉट इक्वल टू 3 को इधर ले जाओगे तो माइनस 4, एंड इस k को इधर लाओ 1 को इधर करो तो k नॉट इक्वल टू माइनस 2, ये बोल रहा है k नॉट इक्वल टू माइनस 1, और ये बोल रहा है k नॉट इक्वल टू माइनस 2, और ये बोल रहा है k इक्वल टू 2, तो तीनों को ध्यान में रख के अगर बोला जाए तो k इक्वल टू 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 2। ये बोल रहा है कि पहला और आखिरी बराबर नहीं होगा अगर k माइनस 1 नहीं होगा, और दूसरा और आखिरी बराबर नहीं होगा अगर k माइनस 2 नहीं होगा, और पहला दूसरा बराबर होगा अगर k2 होगा, तो तीनों का कॉमन देखना है हम लोग को। तो मेरा आंसर आ रहा है k2। मान लो ये k नॉट इक्वल टू माइनस 2 के जगह आ जाता ना अगर k नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ बोल रहा है k इक्वल टू 2, यहाँ बोल रहा है k नॉट इक्वल टू 2, एक बोलता है k2 होना चाहिए, एक बोलता है k2 नहीं होना चाहिए, तो बोलेंगे हम लोग नो वैल्यू ऑफ k पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू।